प्यारे विद्यार्थियों, प्रदूषण पर चर्चा करने के उपरांत मेरा आज का व्याख्यान आधारित होगा प्रदूषण के समाधान पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं और एक समाधान तलाशते हैं। तो प्रदूषण का जहां तक संबंध है, समाधान का संबंध है, प्रदूषण का समाधान उन्हीं बातों में छिपा हुआ जिन बातों से प्रदूषण होता है। चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे प्रकाशीय प्रदूषण हो, इसको अगर हमें रोकना है, कारगर तरीके से रोकना है, हमें उन कारणों पर विचार करना होगा जिनके कारण प्रदूषण होता है। ठीक है, तो चूंकि यहां ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है वाटर पोल्यूशन का, तो सबसे पहले हम इसका समाधान कर देते हैं, फिर इसके बाद वायु प्रदूषण पर चर्चा करते हैं, फिर ध्वनि प्रदूषण और प्रकाशीय प्रदूषण की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि, जो कहने का मतलब, जो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सीवेज पोल्यूशन। घरों के निकलने वाला कूड़ा कचरा, टॉयलेट के जो चीजें हैं, जो सामग्री है वो यूज होती है, या उनसे जो कचरा निकलता है जिसको नालियों में बहा दिया जाता है, नालियों से, नालों से होता हुआ नदियों में जाकर के नदियों को प्रदूषित करता है। तो सबसे पहले, अब चूंकि ऐसी चीजें, इन पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती, इनको रोका नहीं जा सकता, ये चीजें, ये तो उत्पन्न होना है, सीवेज पोल्यूशन तो उत्पन्न होगा, लेकिन इसका हम सही तरीके से डिस्पोजल कर दें तो हमारी नदियां प्रदूषित होने से बच जाएगी, हमारा जो आसपास का पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि जो सीवेज का जो कचरा है इसको नदियों में गिराने के पहले ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ले जाया जाना चाहिए। आज नदियों के किनारे हमारी सरकार द्वारा ऐसे पॉन्ड बनाए गए हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या है, सीमित है। मेरी समझ से जो एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाए गए हैं, इनकी संख्या को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पे, या एक नहीं तो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसे, बजट की जरूरत होती है। ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। सामान्य व्यक्ति अपने लेवल पे ऐसा कर सकता है कि सीवेज पोल्यूशन से बचाने के लिए, अगर आसपास आप इस तरह से गंदी नालियां है आपके आसपास, तो आप उनको एक गड्ढा बना करके वहां उस पानी को स्टोर कर सकते हो, या इस तरह के सीवेज पोल्यूशन को आप ऐसे टैंक में यूज करके इसे आप गैस, मीथेन गैस बना करके बायोगैस के रूप में इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जा सकता है। क्योंकि जो जंतुओं का कचरा निकलता है, जैसे गाय भैंस का जो गोबर निकलता है, उसको बायोगैस प्लांट में डाल करके क्या बनाई जाती है, गोबर गैस जिसको कहा जाता है, वो मेथेन होती है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या होता है, उसमें मेथेन होता है। तो इस तरह से जैसे हम वो कर सकते हैं, वैसे हम इन सीवेज पोल्यूशन में जो नालियों का कचरा है, जिसमें तब तो सड़ गल रहे हैं, इससे भी हम बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है, इसको एक बड़े गड्ढे में करके वहां ऐसा टैंक बनाना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से, जिसके कारण इसमें जो गैस बनती है, उस गैस के द्वारा उसको हम उपयोगी कार्यों में उसको यूज कर सके। ठीक है, क्योंकि घरेलू कचरा होता है, इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं होते हैं, इसलिए आसानी से बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये आपके खेतों में खाद का काम कर सकता है। इसको खेतों में आप करके वितरित करके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं, समझ रहे ना। लेकिन इसके अलावा यदि इसको आपको डिस्पोज करना पड़े नालियों के थ्रू, बड़े नालों में, तो नालों को हमने जो बताया कि बड़े बड़े ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाए जाने चाहिए। शहरों में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन उन ऑक्सीडेशन पॉन्ड की संख्या कम है। उदाहरण के लिए हम प्रयागराज की बात करें, जहां मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है, और एक कुछ साल पहले की बात है, वर्तमान क्या स्थिति है, क्योंकि मैं वर्तमान में वहां रह नहीं रहा हूं, लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड में नहीं जाते हैं। 2-4 नालों का पानी चला जाता है, वो प्यूरिफाई होकर के उसको नदियों में गिराया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो सीधे सीधे बिना इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड में गए सीधे नदियों में गिरा दिया जाता है, जिसके कारण हमारा जो पीने योग्य जल है प्रदूषित हो जाता है। क्योंकि पीने योग्य जल
शहरों में कहां से आता है? नदियों से आता है, नहीं नदियों से सप्लाई होता है। तो नदियां क्या है? शहरों के लिए पानी का सबसे बड़ा संसाधन है, समझे ना। इनको प्यूरिफाई करके यही सप्लाई किया जाता है। तो सीवेज प्रदूषण के कारण इस जल में अनेक बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके कारण लोगों में पेचिस, अतिसार, यक्ष्मा जिसको टीबी कहते हैं, एस्केरियासिस, टाइफाइड जैसी अनेक, हिपेटाइटिस है एक बहुत बड़ा जो वाटर पॉल्यूशन से होता है, हिपेटाइटिस बी, ऐसी अनेक बीमारियां जो है इस संक्रमित पानी के सेवन से हो जाती हैं। पानी में अगर आयनों की अधिकता है, जैसे फ्लोराइड आयन ज्यादा है तो इसके कारण लोगों को फ्लोरोसिस हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता है, अगर पानी में आर्सेनिक है तो इसके कारण लोगों को तमाम बीमारियां, पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं, शरीर काला पड़ने लगता है। इसी तरह से अगर पारे का प्रदूषण है उसमें मरकरी, जैसा कि हमने मिनीमाटा रोग के केस में बताया था, तो इससे ना मरकरी पॉइजनिंग एक खतरनाक स्थिति होती है, मिनीमाटा रोग हो सकता है। अगर कैडमियम का प्रदूषण है तो इटाई रोग हो सकता है। ऐसे अनेक बीमारियां हैं जो इस पॉल्यूशन के कारण हो सकती है। अगर विशेष करके इसमें जाकर के औद्योगिक कचरा, इस जल में अगर औद्योगिक कचरा मिल जाता है, चूंकि औद्योगिक कचरे में अनेक भारी धातुओं के परमाणु होते हैं, जिसके कारण ऐसे जल के, संक्रमित जल के उपयोग द्वारा क्या होता है, लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां होती है। अगर आपके आमाशय में जाएगा तो आमाशय का कैंसर बनाएगा, ब्लड में जाएगा तो ब्लड कैंसर को जन्म देगा, आपके टिश्यूज में जाएगा तो सार्कोमा नामक कैंसर को जन्म देगा। ठीक है, अगर इस तरह से कहने का मतलब इन चीजों को हमें रोकना होगा। यानी जो बड़े बड़े कारखाने हैं जो सीधे अपने मटेरियल को ले जाकर के नदी में डंप करते हैं, ऐसे कारखानों को इन नदियों में डंप करने के पहले उसका निस्तारण करना होगा। उसमें जो हैवी मेटल्स हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के बाद सिर्फ उसका जो पानी है, कचरा नहीं, पानी जो निष्कासित होता है उसी को नदियों में गिराया जाना चाहिए। कचरे को नदियों में नहीं फेंका जाना चाहिए। कचरे के लिए अलग पॉन्ड बनाया जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें उसका सुरक्षित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। वरना यही जो है बायोमैग्निफिकेशन की, जैसे हमने पारे की चर्चा की थी कि मिनीमाटा की खाड़ी में पारे का प्रदूषण हुआ था, जिसके कारण बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू इंसानों में पहुंचा और इंसानों में मिनीमाटा नामक बीमारी को जन्म दिया। ठीक है, ऐसी अनेक बीमारियां इन औद्योगिक कचरों से, जिनमें भारी तत्व है, ये सीधे शरीर में पहुंच करके कैंसर सहित अनेकों बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। यूट्रोफिकेशन को रोकने के लिए हमें साबुन से निकला हुआ, यानी साबुन के प्रयोग, यानी हमारे जो बाथरूम का पानी है उसको तालाबों में जाने से रोकना होगा और हमें तालाबों में नहाने से बचना होगा, यानी विशेष करके साबुन लगा के और कपड़े धोने से। अमूमन क्या होता है कि जो लोग कपड़ा धुलवाते हैं धोबी आदि के माध्यम से, तो क्या करते हैं, एक ताल में जाता है, उसी में जो है उसको वो करता है। तो इसके कारण क्या होता है, इस डिटर्जेंट के यूज के कारण ताल में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वहां जो वनस्पतियां होती है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिसको एल्गल बूम कहा जाता है। पहले तो बढ़ती हैं, बाद में नष्ट होने लगती हैं, और जिसके कारण पानी में जब वो सड़ने लगती हैं तो तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है अजीब तरह की, मतलब पूरा पानी जो है प्रदूषित हो जाता है, मछलियों लायक वो पानी नहीं रह जाता है, जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। यह कंडीशन यूट्रोफिकेशन कहलाती है। इसको रोकने के लिए जरूरी है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को इन तालाबों में जाने से रोका जाना चाहिए। ठीक है, इनको अलग ही गड्ढा बना करके वहीं इसको सुरक्षित तरीके से इसको डंप कर देना चाहिए, या नालियों के थ्रू नालों में करके ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भेज देना चाहिए। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के यूज से आज अनेक बीमारियां हो रही हैं, लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। हमारे जो किसान हैं अपने लाभ के लिए ये सस्ते दामों पर जो प्रतिबंधित रसायन है या कोई भी रसायन जिसका बहुत दूरगामी क्या होता है, परिणाम सही नहीं होता है, तुरंत के तात्कालिक तौर पर तो लाभ पहुंचा देते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जितना कीड़े मकोड़ों को नुकसान होता है उससे कहीं ज्यादा जो है हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है। जो फल और सब्जियां होते हैं हमारे, पेस्टिसाइड उनके ऊपर चले जाते हैं, उनकी पत्तियों पे, उनके वो जो फल होते हैं उन पर इकट्ठा हो जाते हैं,
और ज्यादातर उनकी मात्रा जमीन में आ जाती है, जिसको पौधे अपनी जड़ों से सीधे सीधे अवशोषित करके अपने फलों पत्तियों में इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि किसानों को समझाया जाना चाहिए कि भाई देखिए, केवल आपका ही परिवार नहीं, सबका परिवार है। आप अपने लाभ के लिए अगर ज्यादा कीटनाशक इसमें आप यूज कर रहे हो तो लाभ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके कारण आपको पाप भी लगेगा। अगर जिसको कैंसर होगा ना, समझाया जाना चाहिए कि इनके प्रयोग से बचा जाना चाहिए। आपका भी, अगर एक स्वस्थ समाज में आपकी भी जिम्मेदारी है तो कम से कम अपने लाभ के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो प्रतिबंधित रसायन है उनका उपयोग ना करें तो ज्यादा सही है। नहीं तो किसान सस्ते में गैमेक्सिन मिल जाता है, ला करके उसमें थोड़ा सा राख मिलाते हैं और छीट देते हैं उस पर। इसके कारण जो हमारे जो हानिकारक कीड़े मकोड़े तो मरते ही हैं, हमारे लाभदायक कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। उदाहरण के लिए परागण करने वाली मधुमक्खियां मर जाती हैं, भंवरे मर जाते हैं, समझ लो ना। इसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाया जाना चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बायो तरीका। बायो तरीके से ऐसे जीवों को छोड़ा जाना चाहिए, जैसे गिरगिट हुआ, छिपकलियां हुआ, जो इन कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। इनको छोड़ने से क्या होगा? इनको खा के चट कर जाएंगे और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। इसी तरह से सीसेंडेला सेक्सपेंक्टाटा जो है, जो गंधी बग होता है, धान में लगता है, उसके खिलाफ एक बहुत कारगर जो है मेडिसिन की तरह यूज होता है। क्या है? एक जंतु है, वो भी एक कीड़ा है, लेकिन किसको खाता है? वो गंधी बग को खाता है, जो धान के रस को चूस करके पैदावार को कम कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे बायो तरीके अपनाने चाहिए। जैसे ही पेस्टिसाइड को हम क्या करते हैं, मच्छरों के लार्वी को नष्ट करने के लिए हम कहां डाल देते हैं? ले जाकर के तालाबों में डाल देते हैं कि आज जो मच्छर उनके लार्वी मर जाएं। कुछ लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं, कुछ लोग पेस्टिसाइड ले जाकर डाल देते हैं कि मच्छर ही नहीं रहेंगे, लार्वी नहीं रहेंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन वे नहीं जानते कि इसके कारण पूरा तालाब प्रदूषित हो जाता है। उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा वहां की जो मछलियां हैं, जलीय जीव हैं, उनमें पहुंच जाती है, उनके थ्रू इंसानों में वही पेस्टिसाइड पहुंचता है बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू। ठीक है, जिसका परिणाम क्या होता है? कैंसर जैसी बीमारियां होती है। और साथ ही साथ लार्वी तो मरते हैं, लेकिन इसके कारण जो तालाब है पूरी तरह से गंदा हो जाता है, वो पेस्टिसाइड से भर जाता है, उसमें वनस्पतियों में पेस्टिसाइड पहुंच जाता है और जितने भी जलीय जीव जंतु हैं उन तक पेस्टिसाइड पहुंच जाता है। इसका सुरक्षित तरीका हो सकता है कि मच्छरों के लार्वी को नष्ट करने के लिए गैम्बूसिया नामक मछली एक होती है, वो केवल मच्छरों के लार्वी खाती है, इसी पे फीड करती है। ऐसे गैम्बूसिया नामक मछली को, अगर आपको मच्छरों से छुटकारा पाना है तो आज वैज्ञानिक तरीका यही है, इस गैम्बूसिया नामक मछली को तालाबों में प्रवाहित किया जाना चाहिए। ला करके बड़ी संख्या में 200-400 मछलियों को डाल देना चाहिए इसमें। ये मछली मच्छरों के लार्वी पर ही जीती है, फीड करती है। ये सारे लार्वी को चट कर जाएगी। जब लार्वी नहीं रहेंगे तो मच्छर नहीं उत्पन्न होंगे। एक मच्छरों से निपटने का सबसे सेफ तरीका है। मच्छरों से निपटना है तो मच्छरदानी लगा के सोइए, लेकिन इन पेस्टिसाइड का आप कॉइल जलाते हो, इससे वायु प्रदूषण होता है। वो सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक धुआं होता है उस कॉइल का, वो सीधे सीधे हमारे लंग में जाता है। अगर इसकी ज्यादातर मात्रा इसे हम लगातार लेते रहे, इससे हमारे फेफड़े का कैंसर हो सकता है। आज जो कैंसर की बाढ़ सी आ गई हमारे समाज में, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड है, या ये जो हम यूज कर रहे हैं कॉइल आदि, ये सब भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ऑयल पॉल्यूशन से निपटने के लिए भी तरीका सुझाया है वैज्ञानिक। एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आनंद चक्रवर्ती। इन्होंने एक बैक्टीरिया की ऐसी प्रजाति तैयार की है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, जिसके हमने बताया थी नाइट्रोजन के डिनाइट्रिफिकेशन में इसका बड़ा रोल होता है। तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक इसकी स्पीशीज है, प्यूटिडा। इस स्यूडोमोनास प्यूटिडा से इसको इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है इनका, जो स्यूडोमोनास प्यूटिडा है, और ऑयल पॉल्यूशन को बहुत आसानी से रिमूव कर देता है। इसको पाउडर के रूप में ले जाके जहां ऑयल का रिसाव हुआ है वहां डाल दिया जाता है, और क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो ऑयल होता है, एक उच्च हाइड्रोकार्बन होता है, और ये क्या करता है? उसको निम्न हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर, यानी जो हानिकारक है उसको हानिरहित में बदल देता है। समझे ना? तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन का जो पॉल्यूशन होता है, जो हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम आदि होता है, इस स्यूडोमोनास प्यूटेरा द्वारा उसका समाधान हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमें एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए सबसे पहले
डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, निर्वनीकरण क्रिया को रोकना होगा। क्योंकि एक पेड़ क्या है, ये प्रकृति के फेफड़े हैं, ये वातावरण को शुद्ध करते हैं, ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के एक तरफ भोजन बनाते हैं, जिससे प्रकृति में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला चलती है। तो दूसरी तरफ इसी क्रिया के दौरान ऑक्सीजन दे करके वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक हैं, या कह सकते हैं पूरी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो जब हम पेड़ों को काटते हैं तो एक तरह से अपना ही विनाश करते हैं, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। बिना पेड़ों के हम धरती पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे इस वातावरण की सफाई पेड़ करते हैं। जैसे फेफड़ा हमारे ब्लड से में ऑक्सीजन उड़ेलता है, उसी तरह से ये पेड़ पौधे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन उड़ेलते हैं। उसी ऑक्सीजन को लेकर के हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित करके भोजन में बदल देते हैं, और उसी पेड़ पौधे को खा करके शाकाहारी जीवित रहते हैं, शाकाहारी को खा के मांसाहारी जीवित रहते हैं। इस तरह से खाद्य श्रृंखला चलती है। तो हमें निर्वनीकरण को रोकना होगा। निर्वनीकरण अगर रोक दिया गया तो पॉल्यूशन का जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ रही हैं ना, पेड़ों की कमी के कारण जो है ऑटोमोबाइल या फैक्ट्री जैसे धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इसको रोका जा सकता है अगर हम वनीकरण कर दें। पेड़ों की कमी के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी मात्रा में रिलीज हो रही है उसका कंजम्पशन हो नहीं पा रहा है पेड़ों द्वारा, जिसके कारण कहा जा रही है वायुमंडल में जाकर के एक लेयर बना ले रही है, जिसमें लगभग 80% रोल इस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ग्लोबल वार्मिंग में। इस पे मैंने एक लेक्चर दिया है, शॉर्ट लेक्चर भी मेरा होगा, उसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन को रोक करके, निर्वनीकरण को रोक करके हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ हमें जो निर्वनीकरण हो चुका है वहां वन लगाने के बारे में सोचना होगा। प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा। एक व्यक्ति एक पौधा लगाए, उसको पाल पोष के बड़ा करे। अगर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति 1.5 अरब लोग पॉपुलेशन है देश की, अगर 1.5 अरब लोग ऐसा कर ले जाए, 1.5 अरब में 1 अरब लोग भी अगर ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा। आज स्थिति है गांव की कि पुराने जो पुरखे थे हमारे, उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, उसका हमने फल खाया, यूज किया, लेकिन आज वही पेड़ साल दर साल खत्म होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। आंधी आई 2-4 पेड़ गिर जाते हैं, और आज पूरे हमारे बाग खाली हो गए हैं। उस बाग में अगर हम 2-4 और फलदार वृक्ष लगा सके अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे एक तरफ वातावरण शुद्ध होगा, दूसरी तरफ में फल भी मिल जाएंगे। आज लोग लगाते भी हैं तो ऐसे पौधे लगाते हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, या तो सजावटी पौधे हैं या केवल ऑक्सीजन के लिए, कह सकते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पौधे। अगर उन्हीं के स्थान पे हम फलदार वृक्ष लगा दें, हमें दोनों लाभ होंगे। एक तरफ तो हमें फल भी मिल जाएगा और दूसरी तरफ पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा। आज जरूरत है ऐसे अनेक ऐसे कैंप प्लांट्स हैं। कैंप प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं कि वो CO2 को दुगनी मात्रा में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। कुछ पौधे ऐसे आते हैं जिनमें कैंप साइकिल चलती है। कुछ ऐसे कैंप साइकिल जानते हो कैंप प्लांट के बारे में? ये रात के समय इनके स्टोमेटा खुलते हैं, ठीक है, दिन के समय बंद रहते, तो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते। जैसे C4 प्लांट है, ये डबल CO2 फिक्सेशन करते हैं। इनमें 2 तरह, तो मीजोफिल सेल में एक चक्र चलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, और दूसरा इनकी बंडल शीथ सेल में भी चलता है, ठीक है। इस तरह से एक तरफ हैस्लैग चक्र द्वारा और दूसरी तरफ केल्विन साइकिल द्वारा ज्यादा मात्रा में CO2 फिक्स करते हैं। तो ऐसे पौधों को लगा करके हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं ज्यादा, ठीक है। तो निर्वनीकरण को रोकते हुए वनीकरण को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ओजोन लेयर पे भी हमें काम करना होगा व्यक्तिगत रूप से। हमें कूलर, AC, एयर कंडीशनर या जो फोम आदि है, इनका उपयोग कम से कम करना होगा। हालांकि वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आ गई है उससे CFC को HFC से रिमूव मतलब रिप्लेस कर दिया गया है, बावजूद इसके हमें इनका कम से कम इस्तेमाल करना होगा। और इसमें केवल हमारे स्तर पर ही नहीं, सरकार के स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए जाने चाहिए और किए भी जा रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन हो रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोकने के लिए। ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डिप्लेशन करने वाला क्लोरीन परमाणु है, इन्हीं सीएफसी में होता है। तो सीएफसी के प्रयोग पर रोक लगा करके हम ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं, यानी हम ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोक सकते हैं। इसी तरह से हम इन जिसको हम बायोफ्यूल फ्यूल कहते हैं या जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, इसका उपयोग भी हमें कम करना होगा, क्योंकि दुनिया में जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल के दहन से अनेक खतरनाक रसायन निकलते हैं, जिसमें अनेक जहरीली गैसें होती है और खतरनाक तत्व होते हैं। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, लेड, बेंजीन आदि तत्व होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। तो वही सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिड रेन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्साइड ओजोन के साथ, ओजोन अगर धरती पर है तो प्रदूषण है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से होता है, एक तरह के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ओजोन। तो ओजोन और नाइट्रोजन की सूर्य के प्रकाश की क्रिया द्वारा पायन का निर्माण होता है, पैरोक्सी एथिल नाइट्रेट, जो फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करता है। प्रकाश रासायनिक धुंध, वातावरण धुंधला हो जाता है। इसके कारण पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है और साथ ही साथ हमें अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, यानी इंसानों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। आंखों के लिए हानिकारक होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो प्रभावित होती है। ओजोन का भी यही लगभग प्रभाव होता है। तो हमें ऐसे पदार्थों के उपयोग से भी बचना होगा जिनसे इनका, जैसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलते हो या ओजोन बनने को बढ़ावा देते हो, तो ऐसे पदार्थों के उपयोग से हमें बचने की जरूरत है। ठीक है, इसके साथ ही साथ भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं को दोबारा रोकना होगा। अभी 40 साल हो गए भोपाल गैस त्रासदी को घटे, 1984 की बात है, 3 दिसंबर 1984 को घटना घटी थी। उसके 40 साल बाद आज सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भोपाल का कचरा है, उस एमआईसी का जो कचरा बचा हुआ है, अब सरकार अभी इसके पहले सरकारों ने स्टेप नहीं लिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको जो है स्वच्छ तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल करने का निर्णय लिया। अभी वो कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन उसका जो कचरा था उसी में पड़ा हुआ था। तो अब कचरा जो है उसको पीथमपुरा ले जाया जा रहा है। पीथमपुर वहां से 150 से 200 किलोमीटर की दूरी है उसकी, और उसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि अगर थोड़ा बहुत रिसाव हो तो लोग उसकी चपेट में ना आए। और उसमें जो जिन वर्कर को लगाया गया है, बहुत सारे पुलिसकर्मी चारों ओर तैनात किए गए हैं जिससे आम आदमी वहां ना जा सके। और जिन मजदूरों को लगाया गया है, उन मजदूरों को आधे घंटे से ज्यादा काम वहां नहीं करने दिया जा रहा है, ताकि अगर कोई ऐसा हो, ज्यादा समय तक काम करने से म्यूटेशन हो सकता है, उसमें ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जिसके कारण लोगों को नुकसान पहुंचे। तो एक एक जो उसमें लेबर है वो आधे घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, और उसको पीथमपुर ले जाकर के वैज्ञानिक तरीके से उसके डिस्पोजल की तैयारी है। उधर पीथमपुर के लोग जो है घबराए हुए हैं, वो लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं। ये एक तो समस्या जो भोपाल में थी, उस समस्या को यहां लाया जा रहा है। अगर कोई बात हुई तो हम लोग तो मारे जाएंगे। उस घटना ने लोगों को इतना डरा दिया है कि वर्तमान में उसका विरोध हो रहा है। अभी कल मीडिया में जो हाईलाइट हुआ था पेपर में कि खतरनाक जहर की अंतिम यात्रा, तो उस खतरनाक जहर की अंतिम यात्रा उसकी शुरू है। पीथमपुरा ले जाकर के उसको स्वच्छ तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसको डिस्पोजल किया जाएगा, जिसके कारण लोग उसकी चपेट में ना आए। ठीक है, तो सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और दोबारा ऐसी त्रासदियों को होने से रोकना होगा। सरकार भी अपनी है, बहुत सारे उसकी इसी घटना के बाद बहुत सारे कानून लाए गए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में ही आ चुका था, लेकिन 1986 में जब यह घटना घटी उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, उसके बाद कारखाना अधिनियम लाया गया। ठीक है, और मानक कड़े कर दिए गए। इसी तरह से जो फैक्ट्रीज हैं या ईंट के भट्ठे हैं जो राख उगलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उगलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसमें, उनकी ऊंचाई बढ़ा दी जानी चाहिए। कम से कम 100 मीटर के आसपास ऊंचाई की जानी चाहिए, जिसके कारण जो उनका धुआं आदि हो वातावरण में, यानी जहां हमारी पहुंच है, जहां
जीवन ज्यादा सघन है, आबादी से दूर काफी ऊंचाई पे उसको छोड़ा जाना चाहिए जिससे लोग उसकी चपेट में ना आए, समझे ना। और साथ ही साथ इनमें ऐसे कन्वर्टर लगा दिए जाने चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिए जाए जिसके कारण की जो राख हो बैठ जाए नीचे, राख के द्वारा फ्लाई एश आदि का प्रदूषण वातावरण में ना हो सके, ठीक है। जो भारी तत्व है नीचे बैठ जाए, जो हल्के तत्व गैसीय तत्व है वही वातावरण में मुक्त हो सके, ठीक है। इसके लिए कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाने की जरूरत है। ऐसे हमारी वाहनों में भी ये व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली में चलने वाले ज्यादातर अधिकांश वाहनों में ये व्यवस्था की जा चुकी है। और साथ ही साथ गाड़ियों के लिए जो पर्यावरण सर्टिफिकेट है आज सारी गाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया सरकार द्वारा, जरूरी भी है। 6-6 महीने पे आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, और तभी आप गाड़ी लेकर के रोड पे निकल सकते हो। तो इस तरह के ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए, नियम बनाए जाने चाहिए जिससे लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके, ठीक है। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के मैंने बताया कि लोगों को समझा करके आप कैसे उनको कंट्रोल करेंगे। अपने लेवल पे भी अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, हमें सफाई से रहना चाहिए जिसके कारण बीमारियों के जो रोगाणु हैं हमारे अंदर प्रवेश ना करें। इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा ना, सात्विक भोजन अपनाना होगा। हालांकि पर्यावरण पूरा प्रदूषित है लेकिन यथासंभव हम ऐसा कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, उसमें हमें एक्सरसाइज योगा आदि को अपनाना होगा जिसके कारण शरीर का जो इम्यून सिस्टम है मजबूत रहे, हम लोग बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहें, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना होगा, मल्टीपल स्तर पे जो है प्लानिंग करनी होगी, व्यापक स्तर पे प्लानिंग करनी होगी। ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए हमें जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले संयंत्र है उनको गंभीरता से लेना होगा। किसी के यहां कोई फंक्शन है, कोई दिन भर अनावश्यक लाउड स्पीकर चला रहा है तो उसको समझा बुझा के ना समाज का हवाला देकर के शांत करना होगा, क्योंकि इधर परीक्षाएं आ रही जैसे, और लाउड स्पीकर बजता रहे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन प्रभावित होगा ना। आपको नींद आ रही है और लाउड स्पीकर बज रहा है तो नींद नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण इंसोनिया हो सकता है, आपको अनिद्रा हो सकती है। कितने लोग तनाव में आ जाते हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब मारपीट नहीं करना है, आपको समझाना है लोगों को, और आप अपनी बात को अगर उनको समझाने में सफल हो जाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, जैसे मैं क्लास समझाऊं वैसे आप समझा सकते हो बाहर, तो लोग मान जाएंगे। ऐसा नहीं है ना। या मालूम किसी को बहुत बढ़िया कुछ सुनना है तो मालूम रख के व्यक्तिगत स्तर पे सुन सकता है, कोई जरूरी नहीं पूरे एरिया जाने की आप बहुत बड़े हो ना। तो ये सब किया जाना चाहिए। प्रकाशीय प्रदूषण से भी बचा जाना चाहिए क्योंकि ये धरती केवल मानव के लिए नहीं, मानव सहित सभी जीवधारियों के लिए है ना। ये केवल मानव का घर थोड़ी है, मानव के अलावा पक्षियों का घर है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमारे क्या है, मित्र ही हैं किसी ना किसी रूप में। कोई हमारा शत्रु नहीं, शत्रु हम भले बना ले उनको, लेकिन वो हमें शत्रु नहीं समझते हैं। प्रकृति की जो व्यवस्था है उसमें उनका बहुत ही, जितना इंपॉर्टेंट रोल आपका है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल उनका भी है। तो हमारे किसी भी कार्य से उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लाइट पोल्यूशन से क्या होता है, पशु पक्षी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो रात्रिचर जीव हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। पक्षी जो दिन भर मेहनत करते हैं, रात में आराम करना चाहते हैं बेचारे, क्योंकि अगले सुबह फिर उनको निकलना है। उनके पास तो कुछ ऐसा नहीं कि आपकी तरह वो कमाते हैं और स्टोर करके रख लेते हैं, कोई हराम की कमाई तो करते नहीं हो ना, या कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। उनको तो जब तक जीना है तब तक उनको खुद मेहनत करके खाना है, और उसके लिए शाम को आते अपने घोंसले में, शाम को आराम करते अपने, उनकी जो फैमिली होती है, और सुबह फिर निकल जाते हैं अपने साथियों के साथ। दिन भर जो है ना अपना पेट भरते हैं और शाम को फिर लौट आते हैं। लेकिन आपकी लाइट पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, उनका जीना दुश्वार होता जा रहा है ना। आए दिन आप जो है फ्लड लाइट के नाम पे, एरिया चमकाने के नाम पे उनका आशियाना छीन रहे हैं। तो हमें ऐसी सोच विकसित करनी होगी जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, वो केवल इंसानों पर ही लागू नहीं होती है। तो पूरी धरती हमारा परिवार है, धरती का एक एक जीव हमारा परिवार है। ऐसी सोच हमें लेके चलना होगा, तभी हम व्यापक तौर पर इस पोल्यूशन से निपट सकते हैं ना। क्योंकि पोल्यूशन केवल इंसानों को ही प्रभावित नहीं करता, इन निर्दोष इंसानों की वजह से इन निर्दोष प्राणियों को भी प्रभावित करता है। तो हमारा दायित्व बनता है
इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के नाते कि ना तो खुद पॉल्यूशन की चपेट में आए, ना इस धरती के जो निर्दोष प्राणी हैं उनको पॉल्यूशन की चपेट में आने दें, और अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए इनका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है, और इसी के साथ ही आपका ये कोर्स भी समाप्त हो जाता है, जो कि अंतिम चैप्टर था और उसका ये अंतिम टॉपिक था, और आज समाप्त होता है और इसी के साथ ये लेक्चर भी समाप्त होता है। धन्यवाद।